चैनल पर मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के अपने इस लेक्चर में हम लेकर के आए हैं भाषा में शिक्षण एवं मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। दोस्तों देखिए, यदि हम मूल्यांकन की बात करें तो सबसे पहले आप ये जानिए, मैं शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाऊंगा, वो सारी चीज़ें जो आपको लोग शुरू से बताते हैं मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक अवधारणा अपने दिमाग में विकसित करिए कि मूल्यांकन शब्द से आप क्या समझते हैं। पहले अपनी अवधारणा खुद दिमाग में लाइए कि आपका क्या है। लोग कहते हैं अरे भैया उनका मूल्यांकन तो बड़ा अच्छा निकलता है, मैंने उनका मूल्यांकन किया। इस तरह से हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रायः इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, मूल्यांकन। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मूल्यांकन का मतलब क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन का मतलब है किसी भी चीज़ को जांचना, परखना, उसकी जो है सत्यता असत्यता के बारे में अपने विचार व्यक्त करना या उसकी सत्यता असत्यता की जांच करना। उसने अगर जो है कोई व्यक्ति, अगर इसको हम शिक्षण के संदर्भ में लें, भाई देखिए मूल्यांकन नॉर्मली मैंने कहा ना, मूल्यांकन क्या है भाई, अरे उनका मूल्यांकन तो बड़ा अच्छा निकला, उन्होंने पहले ही मूल्यांकन करके बता दिया था कि ये आदमी अच्छा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, मूल्यांकन का मतलब है किसी चीज का जो है कि अच्छाइयों बुराइयों को ध्यान में रख करके उसके लिए एक निश्चित जो है अपनी राय बनाना। लेकिन यदि हम शिक्षण के सेंस में आए तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन का मतलब है कि बच्चे ने क्या सीखा है हम उसकी जांच करें। हम उसकी क्या करें, जांच करें, और जांच करके तब उस हिसाब से अपना निर्णय दें कि बच्चे ने सही सीखा है, औसत दर्जे का सीखा है या बिल्कुल भी ठीक नहीं सीखा है, इस तरह की बात है। तो दोस्त, मूल्यांकन में अगर हम भाषा शिक्षण की बात करें तो बच्चे ने हिंदी भाषा कितनी सीखी है, किस स्तर पर, इसकी जांच करना ही हिंदी भाषा शिक्षण का मूल्यांकन है। बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि मूल्यांकन हमारे लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में बहुत पहले से जो है चलता आ रहा है। यह एक पुरानी अवधारणा है, चाहे वो गुरुकुल पद्धति रही हो, चाहे वो आश्रम पद्धति या गुरुकुल पद्धति रही हो, चाहे आज की शिक्षा प्रणाली रही हो, कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शुरू से ही शामिल था। भाई आप लोगों ने महाभारत में एक बड़ी अच्छी कथा सुनी होगी कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक बार पेड़ पर एक मछली टांगा, आम के पेड़ पर, और जितने भी अपने जो है शिष्य थे सबको बुलाया, बोले आपको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा मुझे आम दिख रहा है, किसी ने कहा पत्ता दिख रहा है, तो किसी ने कहा मुझे पत्तों के बीच छिपी हुई एक मछली दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कहा मुझे उस मछली की एक आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा लगाओ निशाना उस आंख पे, और अर्जुन ने वहाँ निशाना लगा लिया। ये क्या था, ये मूल्यांकन था। गुरु द्रोणाचार्य ने, आपने देखा होगा, एक कृत्रिम रूप से प्रकट मगरमच्छ जो है अपने पैर उसमें फंसाया और सारे लोग भाग गए सहायता मांगने। अर्जुन ने धनुष बाण से जो है उसका संधान किया और गुरु जी को बचा लिया। कहने का अर्थ क्या है, समय समय पर गुरु अपने शिष्यों का मूल्यांकन करता रहता था, वो चाहे परीक्षा प्रणाली के माध्यम से हो और चाहे जो है किसी भी तरह से, हर समय उसका मूल्यांकन होता रहता था। तो मूल्यांकन हमारे लिए कोई नई अवधारणा नहीं है, ये पुरानी अवधारणा है, और जब से पढ़ाया जाना प्रारंभ हुआ है तब से किसी न किसी प्रकार उसका मूल्यांकन किया जाता रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का, जैसे मैंने बताया अब ये सब परीक्षाएं ही थी, इसके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता रहा है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे ने किस सीमा तक सीखा है उसकी जांच करना, और यह प्रणाली आज भी चल रही है। आज भी आप बीए करते हैं, आपको एग्जाम देना पड़ता है, एमए करते हैं एग्जाम देना पड़ता है, 6वीं पास करते हैं एग्जाम देना पड़ता है, 8वीं पास करते हैं एग्जाम देना पड़ता है। तो परीक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं आज भी पूरी तरह से चल रही है। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है दोस्त कि मूल्यांकन का मतलब है बच्चे ने कितना सीखा उसकी जांच करनी, और इसके लिए हम परीक्षा का सहारा लेते हैं। लेकिन अब वर्तमान में ये अवधारणा पूरी तरह से चेंज हो गई है, क्योंकि यह बहुत सीमित अवधारणा है। आज विद्यालय में बच्चे, आज आप ध्यान दीजिए, कभी आपने गौर किया होगा जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षाएं केवल लिखित परीक्षा ही नहीं होती है। बच्चे की हर परीक्षा होती है, उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होती है। वो स्पोर्ट्स में कितना नंबर लाया, वो पेंटिंग में कितना नंबर लाया, वो म्यूजिक में कितना नंबर लाया, या कौन सा ग्रेड लाया ना,
इस तरह से जो है, यही नहीं, बच्चे का श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, उसे डिक्टेशन कराकर नंबर दिया जाता है, उसे कहानी सुन के नंबर दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी हमारे चारों भाषाई कौशल हैं, तो इस तरह से आज आप देखते होंगे कि बच्चे का केवल ये नहीं देखा जाता है कि नहीं बच्चा सेकंड में पढ़ रहा है तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब एग्जाम करा लीजिए और देखिए इस बच्चा कितना नंबर पाया है। नहीं, आज बच्चे का हर लेवल पे हर तरह से परीक्षण होता है। इसलिए जो परंपरागत मूल्यांकन की अवधारणा थी और जो वर्तमान मूल्यांकन की अवधारणा है, इन दोनों में बहुत परिवर्तन आ गया है। परंपरागत मूल्यांकन की अवधारणा बच्चे द्वारा सीखे गए ज्ञान पर ही केवल बल देती थी, लेकिन जो वर्तमान मूल्यांकन की परंपरा है, इसमें बच्चे का ज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका नैतिक विकास, सबका मूल्यांकन किया जाता है, हर चीज को ध्यान में दिया जाता है। तो मूल्यांकन कल भी था, आज भी था और आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी अवधारणा में परिवर्तन आया है। पहले मूल्यांकन का मतलब था केवल परीक्षा लेकर बच्चे को पास फेल कर देना और उसने कितना नंबर प्राप्त किया इस आधार पर उसे श्रेष्ठ, मध्यम, निम्न कोटि में विभाजित करना। लेकिन आज मूल्यांकन का मतलब है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, हर तरह से उसके जो है व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, प्लस उसके ज्ञान का भी मूल्यांकन करना। तो ये रहा मूल्यांकन क्या है और वर्तमान और पहले की मूल्यांकन की अवधारणा में अंतर क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यही से सारी चीजें यही हैं कि जब मूल्यांकन करते हैं, अब भाई आज शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है बच्चे में। बच्चा विद्यालय केवल ज्ञान सीखने थोड़ी आता है, बच्चे में भाई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन सबको जो है अपशब्द कह के बात करता है, तो क्या उसे एक अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, सबको कान के नीचे बजा रहा है, तो क्या वो अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब पढ़ने में केवल ज्ञान का ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, हर चीज का मूल्यांकन होता है। और आज मूल्यांकन विद्यार्थी के उपर्युक्त सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया। आज मूल्यांकन का मतलब है बच्चे के ज्ञान और उसके व्यवहार में आए परिवर्तन, दोनों का मूल्यांकन करना। और हाँ, एक प्रश्न यहाँ बहुत जोरदार बनेगा कि मूल्यांकन की इस प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जे.एम. राइस को दिया जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि जे.एम. राइस महोदय ने मूल्यांकन की अवधारणा दी, नहीं। मूल्यांकन तो मैंने आपसे कहा कि जब से शिक्षा की व्यवस्था शुरू हुई तब से मूल्यांकन है। बस मेन चीज है जे.एम. राइस ने वर्तमान अवधारणा दी है कि अब बच्चे के केवल ज्ञान का मूल्यांकन नहीं, उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक हर प्रकार की दक्षता का भी मूल्यांकन होना चाहिए। ये है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्यांकन। अब यहां हम आते हैं मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन शब्द आप जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अंकन से अंकित बनता है, किसी चीज को लिख देना, टांक देना, किसी चीज को जो है कहीं नोट कर लेना, ये अंकन कहलाता है। और मूल्य का मतलब होता है गुण दोष। ठीक है, तो जब बच्चे के गुण दोष के आधार पर क्या किया जाए, उसकी विवेचना की जाए, उसके गुण दोषों की विवेचना की जाए और इस आधार पर कोई सही निर्णय लिया जाए, तो इसे कहते हैं मूल्यांकन। जैसे मैंने कहा ना, अंकन का मतलब क्या है? किसी चीज को लिख देना, कहीं नोट कर देना, टांक देना, जिसको लोग कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे के गुण दोष की का जब उसके गुण दोष के आधार पर उसके चरित्र को, उसके मूल्यों को हम कहीं नोट कर देते हैं, हम किसी भी स्थान पर क्या करते हैं, लिख देते हैं या उसके विषय में एक अवधारणा बना लेते हैं, उसी को कहते हैं मूल्यांकन। बात ठीक है। अब देखिए, इसी चीज को हमने यहां दर्शाया है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय लिया जाता है। मतलब भाई ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, जब इस चीज की जो है हम क्या करते हैं, इस चीज को जब हम जो है विवेचना करते हैं और विवेचना करके उसे कहीं नोट करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्त ये रहा मूल्यांकन। हमने जो है शब्द से लेकर उसकी सामाजिक अवधारणा तक प्रत्येक प्रकार से आपको मूल्यांकन को समझाने का प्रयास किया। अब आइए आगे चलते हैं
और देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। आप लोगों ने देखा होगा मूल्यांकन से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनता है। अक्सर आपसे पूछता रहता है निम्न में क्या मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य कथन है, मूल्यांकन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो ये जो प्रश्न है वो इसकी अवधारणाओं से, इसकी विशेषताओं से ही बनता है। तो आइए देखें मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन एक व्यापक पद है जिसमें जांच व मापन दोनों कार्य सीमित है। अब यहां एक नया शब्द हमसे मिला, मापन। अब मापन क्या है भाई? मूल्यांकन में जांच करना भी है और मापन भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है मूल्यांकन अलग है और मापन अलग है। मापन अलग है और मूल्यांकन अलग है। अब आइए जरा सा ये देखें कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो इसीलिए हमने एक नया पेज लिया और आपको दिखा दें, ये है मापन और ये है मूल्यांकन। अब समझिए एक बार में, जैसे जब बच्चे ने अध्ययन किया, बच्चे ने क्या किया? अध्ययन किया। यहां भी बच्चे ने अध्ययन किया। अब क्या हुआ, जब हम अध्ययन के आधार पर उसे अंक देते हैं तो उसे मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने हाई स्कूल की परीक्षा में 600 में से 360 नंबर जो है बच्चा पाता है, तो हम कहते हैं कि वो 60% पाया। ये क्या है? ये मापन है। क्यों? क्योंकि हमने अंक के आधार पर उसका मापन किया। तो जब किसी भी चीज के लिए हम किसी को अंक प्रदान करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी का इंटरव्यू लेने गए हैं, अब हमने कहा कि उनके बैठने की स्थिति पर 2 नंबर है, उनके बोलने की स्थिति पर 2 नंबर है, उनके अंग संचालन पर 2 नंबर है, उनके पहनावे पर 2 नंबर है, उनके भावों के उतार चढ़ाव पर 2 नंबर है, टोटल 10 नंबर का इंटरव्यू है। अब आपने जब आप बैठे तो वहाँ एक एक चीज़ आपकी चेक हो रही है, आप कैसे बैठे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपके बोलने में उतार चढ़ाव कैसा है, आपके हाव भावों की अभिव्यक्ति कैसी है। इस हर बेस पे पता चला आपको 10 में से जो है आपके ज्ञान का प्रदर्शन कैसा है ना। तो इस तरह से वहाँ आपको बताया गया कि भैया आपको 10 में 6 नंबर मिला है, इनको 10 में 8 नंबर मिला है, इनको 10 में 7 नंबर मिला है। तो ये चीज़ क्या है? यही है मापन। मापन मतलब किसी के जो है किसी भी अध्ययन को या किसी भी चीज को नापकर उसे अंकों में विभाजित करना। लेकिन जब यही चीज अंक में न बांट करके श्रेणी में बांट दी जाती है, श्रेणी में बांट दी जाती है, तो उसे अवमूल्यांकन कहते हैं। जैसे हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी। अब ये जो प्रथम श्रेणी है ये मूल्यांकन है। क्यों? क्योंकि इसमें 60% से लेकर के और 100% तक का बच्चा आएगा, इसके ऊपर कोई श्रेणी नहीं है। द्वितीय श्रेणी में आपका जो है 33% से लेकर के 59% तक का, 59.5% तक का हर बच्चा आएगा जो है। कहने का मतलब यही है 59.99 तक का बच्चा आएगा, 33.1 से लेके 59.99 तक का बच्चा आएगा, या जो भी होता हो। तो मेरे कहने का अर्थ केवल यही है कि अभी जब एक बड़ी अवधारणा है क्या? मूल्यांकन। एक छोटी अवधारणा क्या है? मापन। तो मापन के आधार पर ही मूल्यांकन डिसाइड होता है। लेकिन मापन में सीधे सीधे अंक दिया जाता है, मूल्यांकन में अंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसे एक वर्ग में, एक कैटेगरी में, एक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो 2 बातें, क्या? मूल्यांकन का ही एक भाग है मापन, ठीक? मापन में अंक दिया जाता है, मूल्यांकन में कैटेगराइजेशन किया जाता है, वर्ग श्रेणी किया जाता है। मूल्यांकन बड़ी अवधारणा है, मापन उससे छोटी अवधारणा है। तो अब ये रहा मापन और मूल्यांकन। चलिए पीछे चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो है मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की शाब्दिक अर्थ भी हो गया, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या था? नंबर 1 कि मूल्यांकन एक व्यापक पद है जिसमें जांच व मापन दोनों संभव है। मतलब जांच किया, अंक दिया और उस अंक के आधार पर उसे कैटेगराइज किया, उसे श्रेणी में विभाजित किया, ये मूल्यांकन है।
दूसरी चीज, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। बिल्कुल सही है भाई, मूल्यांकन विस्तृत है ही मापन की अपेक्षा। अभी आपने देखा मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के समस्त पक्ष आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई। आपने 60 में से अगर जैसे बच्चे को केवल, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप अगर बच्चे को केवल खेल पर नंबर दे रहे हैं तो आपने देखा कि बच्चा कितने जो है 100 मीटर की दौड़ कितनी देर में दौड़ा, उस आधार पर उसे 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर दिया। लेकिन जो है बच्चे ने 100 में कितने नंबर प्राप्त किए, इस आधार पर उसे 60%, 50%, 40% दिया। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में अभी आपने देखा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक सारी विशेषताएं शामिल है। तो जब हर चीज शामिल है मूल्यांकन में, तो सीधी सी बात है कि मूल्यांकन जो है वो समस्त पक्ष आ जाते हैं और मापन में केवल जिस पक्ष को, एक पक्ष को लिया गया है वही आता है। दूसरा, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली, आपने देखा होगा कि विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर यह एक पंक्ति आपको टकरा गई होगी, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है भाई, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक हम जीवन में प्रगति करते रहेंगे तब तक हमारा मूल्यांकन होता रहेगा। यही नहीं, जिस दिन हम प्रगति करना बंद कर देंगे उस दिन भी जीवन में हमारा मूल्यांकन होगा, भले ही उसे निगेटिव श्रेणी में डाला जाए। ठीक, तो बिल्कुल सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, और एकदम सही कहा इन्होंने, मूल्यांकन जो है वो संख्यात्मक भी हो सकता है और वर्णनात्मक भी हो सकता है। भाई आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मूल्यांकन के आधार पर श्रेणी आदि जो है जब विभाजित किया हमने, तो 60% वाले को प्रथम श्रेणी में रखा, 70% वाले को प्रथम श्रेणी में रखा, या 360 नंबर पाने वाले को, 370 नंबर पाने वाले को, 380 नंबर पाने वाले को प्रथम श्रेणी में रखा। तो इस तरह यह संख्यात्मक हो गया। लेकिन मूल्यांकन कई बार हमारा वर्णनात्मक भी होता है। जब हम गुण दोषों का विवेचन करते हैं वहाँ हम नंबर नहीं देते, वहाँ हमें बताते हैं कि नहीं भैया ये तो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठा आदमी है, ये बहुत सत्य बोलते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, ये बड़े व्यवहार कुशल हैं, ये अपनी बात कहते तो हैं लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये क्या है, वर्णनात्मक है। तो मूल्यांकन संख्यात्मक भी होता है, मूल्यांकन वर्णनात्मक भी होता है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है भाई, मूल्यांकन ही नहीं होगा, जब मूल्यांकन ही नहीं होगा तो मापन तो बड़ी समस्या है, मापन तो बच्चे को बड़ा गड़बड़ कर देती। देखिए आज एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि इसी चीज की अवधारणा को आप बेहतर समझ पाएंगे, हाई स्कूल इंटर में क्यों ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया गया। ग्रेडिंग सिस्टम केवल यही लगा दिया गया कि बच्चे को ये जो है हीन भावना उसके मन में ना आए। भाई मापन क्या करता है, सीधे सीधे बताता है 60.13 और 60.34, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट कर देता है। लेकिन मूल्यांकन कहता है आप भी प्रथम है, आप भी प्रथम है, परेशान ना। तो कहने का मतलब यही है कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और आने वाले समय में इसका महत्व बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये जो अंक प्रणाली है ये उच्च और मतलब श्रेष्ठ और निम्न में बांट देती है। मूल्यांकन के द्वारा इस गैप को, इस खाई को हम काफ़ी हद तक भर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ चलती रहेगी। मूल्यांकन का सीधा संबंध छात्र के चौमुखी विकास से है। बिल्कुल भाई, जब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब विकास हो रहा है तो चौमुखी विकास हो ही गया। मूल्यांकन का संबंध प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी छात्र के साथ पूर्ण भविष्यवाणी करना है। सही बात है भाई, आपने देखा बच्चा शारीरिक रूप से कैसा है, मानसिक रूप से कैसा है, राजनैतिक रूप से कैसा है, सामाजिक रूप से कैसा है, नैतिक रूप से कैसा है और ज्ञानात्मक रूप से कैसा है। तो आप बिल्कुल उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई जैसे जो बच्चा राजनीति भले पढ़ने लिखने में नहीं हो लेकिन डीलिंग बहुत तेज हो, तो आप कह सकते हैं आगे चलकर नेता बन सकता है। जो बच्चा पढ़ने लिखने में भले तेज ना हो, आगे खेलता बहुत अच्छा हो, तो आप बता सकते हैं कि आगे चलकर स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव है। ये रहा हमारा मूल्यांकन। अब आइए देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। हम जो बच्चे का मूल्यांकन करते हैं उस मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य ये है मापने के गंभीर दोषों को दूर करना। मैंने अभी आपसे कहा मापन क्या करता है, बिल्कुल एकदम मापन बताता है कि भैया अगर आप 60.1 पाए हैं और आप 60 पाए हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ है। सही है कि नहीं। तो ये जो चीज है ये एक दोष है। ये कहता है भैया दोनों लोग प्रथम श्रेणी में हैं और दोनों पढ़ने में बहुत बढ़िया हैं, अपनी अपनी मेहनत करते रहिए। वास्तव में 60.1 और 60 वाले के बीच बहुत अंतर थोड़ी। तो कहने का मतलब यही है कि ये चीज जो है मापन के दोषों को दूर करता है। पाठ्यक्रम एवं परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार
पाठ्यक्रम में परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना भी मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने कि भाई जैसे आप देखते होंगे सिलेबस जो है वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि हम लगातार बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। बच्चों के मूल्यांकन और समाज के मूल्यांकन के आधार पर हम यह बात जो है देखते हैं कि क्या वर्तमान में इनको पढ़ाना जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। हम कैसे जानते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्तमान में अभी शुरू तो नहीं हुई है बात, लेकिन आप लोग जो है बड़े बच्चे हैं, समझ सकते हैं। आप इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि आज हमारे शिक्षा जगत में सेक्स एजुकेशन की बात बहुत तेजी से उभर रही है। भाई जिस तरह से समाज में अनैतिक लोग आ रहे हैं, जिस तरह से समाज में अनैतिकताएं बढ़ती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी गलत कार्य किए जा रहे हैं, उस तरह से बच्चे को सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। उसे पता चलना चाहिए कि किसके छूने में प्यार है और किसके छूने में जो है गलत इरादे हैं। ये चीज़ बच्चे को पता चलना चाहिए। तो ये क्या है? अब ये एक समय की मांग है, तो जैसा भी समय होगा आवश्यकता अनुसार जो है संशोधन आदि ये सारी चीजें मूल्यांकन में आ जाती हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन छात्रों के दुर्गुणों अथवा सद्गुणों को समझने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सहायता प्रदान करता है। भाई देखिए, पहले क्या था कि मूल्यांकन का मतलब होता था, मापन था पहले कि बच्चे का केवल अंक मापना। जो पढ़ने में अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा हो या जो पढ़ने में कमजोर बच्चा हो हर दृष्टि से बुरा है। भाई वो पढ़ने में कमजोर है लेकिन बहुत आज्ञाकारी है, गुरुजी की हर बात मानता है, गुरुजी के हर आदेश का पालन करता है ना, अपने माता पिता के हर आदेश का पालन करता है, तो क्या वह समाज का एक अच्छा नागरिक नहीं है? बिल्कुल है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मूल्यांकन का मतलब दुर्गुणों और सद्गुणों दोनों को समझना है, न कि केवल उसके एक पढ़ाई को लेकर के चलना है। यही नहीं, छात्रों की व्यक्तिगत व सामूहिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना यह भी मूल्यांकन है। भाई हम ये देखते हैं मूल्यांकन के माध्यम से कि बच्चों को, जैसे कंप्यूटर लैब है, अब कंप्यूटर लैब में बच्चे हमारे जा रहे हैं 50 और हमारे पास कंप्यूटर हैं 10। अब हमने देखा कि एक कंप्यूटर पे 3-3 बच्चे जो है जूझ रहे हैं, 4-4 बच्चे जूझ रहे हैं। वो माउस छीन रहा है, वो कीबोर्ड छीन रहा है, वो कह रहा है मैं गूगल खोलूँगा, वो कह रहा है कि मैं ट्विटर खोलूँगा। हैं, तो आपने देखा, आपने तुरंत मूल्यांकन किया कि यार ये तो बात गड़बड़ है, यहाँ जितने बच्चे हैं उतना कंप्यूटर होना चाहिए, तब तो ये ढंग से प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं तो इनके 40 मिनट तो लड़ने में ही निकल जाते होंगे, कीबोर्ड और माउस छीनने में। तो कहने का मतलब क्या है? आपने उनकी सामूहिक, किसी तरह से जो आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब मूल्यांकन जो है वो आपकी सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करता है, उसका पता लगाता है। शैक्षिक कार्यक्रम की जांच भी करता है मूल्यांकन। भाई टीचर ने कितना पढ़ाया, आपने बच्चे को नाटक के लिए प्रिपेयर किया तो कितना प्रिपेयर किया, इन चीज़ों का भी जांच भी तो मूल्यांकन के माध्यम से होती है। तो ये चीज़ रही। अब आइए मूल्यांकन की दो बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। दोस्त एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, 2-4 शब्दों में आपको समझा दूंगा। पहले सतत शब्द पर ध्यान दीजिए। सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर, रेगुलर। मूल्यांकन माने मूल्यांकन। अब आप खुद समझ सकते हैं कितनी आसानी से कि वह मूल्यांकन जो लगातार चलता है, निरंतर चलता है, वो सतत मूल्यांकन कहलाता है। जैसे हमने मान लीजिए कि आप ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं और आपसे कहा गया कि हर संडे आपका टेस्ट होगा। अब हर संडे टेस्ट हो रहा है आपका नियमित, ये क्या है? सतत मूल्यांकन। तो जो भी परीक्षा या जो भी मूल्यांकन निरंतर चलता है, जैसे मासिक टेस्ट जो होता है बच्चों का, मंथली टेस्ट, अब वो साल में 12 होता है, लगातार चलता रहता है। त्रैमासिक टेस्ट ना साल में 4 होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा साल में 2 होती है। तो ये सब क्या है? ये सतत मूल्यांकन है, जिसमें आप एक निश्चित समयावधि में बच्चे का लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं। तो बस वही चीज़ है, जब मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनकर उसे नियमित रूप में संगति, दिशा, गतिशीलता देती है, तो उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बच्चे की नियमित परीक्षाएं, जैसे साप्ताहिक टेस्ट, मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, ये सब क्या है? या जैसे आपको एक व्यवहारिक जीवन से जोड़कर उदाहरण दूं, माता जी चाय बना रही हैं,
माता जी चाय बना रही हैं, उन्होंने पहले जो है दूध गर्म किया, उसमें चाय की पत्ती डाली, फिर चीनी डाली। अब वो लगातार बीच बीच में टेस्ट करती जा रही, चीनी घुल गई, टेस्ट कैसा आया, चाय की पत्ती कड़क चाय लग रही कि नहीं, अदरक का टेस्ट कैसा है, अदरक कहीं स्मेल तो नहीं कर रही है ना, इलायची डालने पर कैसा। तो ये लगातार जब टेस्ट कर रही हैं, ये सतत मूल्यांकन है। वो एक एक पॉइंट पर उसकी जांच कर रही हैं। और लास्ट में चाय पीने वाले ने कहा बहुत अच्छी चाय बनी है, ये व्यापक मूल्यांकन है। उसे नहीं पता इसमें कितनी चीनी पड़ी, कितनी चाय की पत्ती पड़ी है, लेकिन उसको होल सोल रिजल्ट जो मिला बहुत अच्छा मिला। तो आइए थोड़ा व्यापक मूल्यांकन देखते हैं। जब मूल्यांकन में केवल ज्ञानात्मक विकास का ही जोर न देकर बालक के व्यक्तित्व विकास को भी शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, आप हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं, तो हर हफ्ते टेस्ट में आपका क्या चेक होता है, आपको सीटेट में कई नंबर पा रहे हैं। लेकिन जब आपको एनुअल परीक्षा होती तो एनुअल परीक्षा में केवल अंक ही नहीं होता है, उसमें यह भी देखा जाता है कि आप शारीरिक रूप से कितने दक्ष हैं, मानसिक रूप से कितने दक्ष हैं। तो कहने का मतलब देखिए, बहुत साफ शब्दों में, आसान शब्दों में सिखा दूं, वह मूल्यांकन जो लगातार होता है एक निश्चित समय अवधि के अंतराल पर, उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन जब कोई मूल्यांकन एक लंबे अंतराल बाद एक बार होता है तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा व्यापक मूल्यांकन है। पूरे साल आपने पढ़ा, पूरे साल आपने मेहनत किया, एक बार टेस्ट देकर के आप श्रेणी में विभाजित कर लिए गए, ये व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है जैसे वार्षिक परीक्षा। जैसे मैंने कहा ना, चाय पी करके कहा जो है, मान लीजिए चाचा जी आए हैं, मम्मी ने चाय बनाया, लगातार टेस्ट किया, ये सतत मूल्यांकन है। और चाय पी करके चाचा जी ने कहा वाह बड़ी अच्छी चाय बनी है, ये व्यापक मूल्यांकन है। तो दोस्त, ये रहा हमारा माप जो है मूल्यांकन। अब यहाँ आपको एक बात बहुत अच्छी बता दूं, यह हमारा अंतिम टॉपिक बचा था, यह लास्ट टॉपिक बचा था जिसको हमने आज समाप्त किया। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्त कि बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी। आप प्रसन्न रहिए, आप चंद्रा इंस्टीट्यूट में हैं जो सीटेट के लिए सबसे परफेक्ट है। और जानते हैं सीटेट में एक बात और बता दूं, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट है। कुछ बातें आप हिंदी की ही है, मनोविज्ञान में बहुत बेहतर समझ गए होंगे। जैसे मापन मूल्यांकन मनोविज्ञान में बहुत बेहतर आपको पढ़ाया जाता है, बहुत बेहतर पढ़ाया जाता है। कुछ बातें हिंदी में आ रही हैं, वो पर्यावरण में बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर दी गई। कुछ बातें पर्यावरण में आ रही, वो हिंदी में एक्सप्लेन कर दी गई। इस तरह से सीटेट में हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट होता है। तो चीजों को आप 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह सीखते हैं, इसलिए अवधारणा बहुत स्पष्ट होती है। और दोस्त, चंद्रा इंस्टीट्यूट में जितना प्रॉपर सिलेबस है, हम दूसरों की तरह बहुत अधिक इधर उधर घुमाने का प्रयास नहीं करते। जो आपका प्रॉपर सिलेबस है, जहां से सीटेट में रेगुलर क्वेश्चन बने हैं, वो सारा सिलेबस आपको कवर करा दिया गया है। इसके अलावा आप लगातार हमारी प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, लगातार हमारी प्रैक्टिस आपको मिल रही है। उसके माध्यम से जो छोटे बिंदु हैं, सूक्ष्म बिंदु हैं, वो हम वहां व्याख्या में जो है कवर करते चलते हैं। हम आपको लगातार बताते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या है, इकाई परीक्षा क्या है, निबंधात्मक परीक्षा क्या है। इस तरह से तमाम बातें हैं जो हम लगातार वहां जो है कवर करते चल रहे हैं। तो दोस्त, दोनों चीजों को मिलाकर के आपका संपूर्ण कोर्स बहुत अच्छे ढंग से कवर हो रहा है। बस आप लगातार प्रैक्टिसेस देखते रहिए और थियरी पर अभ्यास करते रहिए और हर सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहिए। और मैं इतना जरूर आपको बता दूं, कॉन्फिडेंट रहिए, आपसे बेहतर यूपी में कोई नहीं कर सकता, ये हमारा दावा है। ठीक, तो दोस्त, इस तरह से जो है आज हमारा ये प्रकरण हुआ है समाप्त। आप सभी भाई बहनों से उम्मीद करता हूं कि खूब मेहनत से आपने पूरे प्रकरण को पढ़ा। अब लगातार प्रैक्टिस देखते रहिए, थियरी को उससे जोड़े रहिए, सिद्धांतों को लगातार एक दूसरे से अटैच किए रहिए। और आपको हिंदी में 30 में कम से कम 28 नंबर 27 नंबर लाना, और बहुत आसान है। 10 नंबर तो गद्यांश पद्यांश से आप कवर कर लेंगे, 10 में 8 नंबर बड़े आराम से ले आएंगे आप। बचा 5 नंबर का व्याकरण, बहुत आसान आता है। 13-14 नंबर आपका ये हो गया। अगर 15 में आपने 12 शिक्षण भी कर दिया तो 25-26 नंबर हिंदी में बड़ा आसान है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद।